नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शो है बात भारत की, जहां आज हम बात करने वाले हैं देश में बनी नई सरकार के बारे में। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने तीसरी बार सरकार बना ली है। हालांकि इस बार उसके सहयोगी दल जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, क्योंकि भाजपा बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे रही थी। ऐसे में इसलिए कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार इस बार पिछली जो 2 मोदी सरकार थी उनसे भिन्न होगी। मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं द वायर हिंदी के संपादक आशुतोष भारद्वाज और द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन। आप दोनों का स्वागत है। आशुतोष, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है नरेंद्र मोदी का रवैया इस बार दूसरी तरह का देखने को मिले, क्या वो उतने ताकतवर नहीं हो या वो जैसे निर्णय उन्होंने पिछली सरकारों में लिए हैं वैसे नहीं ले पाए, आप किस तरीके से देखते हैं कि एनडीए 3 है या फिर ये मोदी 3 है? देखिए, जिस दिन ये रिज़ल्ट आए थे 4 जून को, 4 जून की शाम तक क्लियर था कि भाजपा बहुमत से बहुत अधिक पीछे है। 400 दावा भूल जाइए, 350 भूल जाइए, 300 भूल जाइए, उनके पास बहुमत भी नहीं है। 4 घंटे के भीतर मोदी की जो पहली स्पीच आती है उसमें वो एनडीए का नाम लेना शुरू कर देते हैं। 3 दिन तक एनडीए की बातें होती हैं। ऐसा माहौल बनता है कि शायद अब जो घटक दल हैं एनडीए के वो मजबूत होकर उभरेंगे और भाजपा और मोदी काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन आप देखें कि दो या तीन चीज़ें देखिए। सबसे पहले तो कैबिनेट जो मंत्रालय का जो गठन होता है, ज्यों की त्यों वही मंत्री जो मोदी की पिछली सरकारों में थे, पिछली सरकार में खासकर वही आ जाते हैं। यानी कि राजनाथ सिंह, अमित शाह, जयशंकर, उन्हीं को दे दिया जाता है। एक बात, घटक दलों के पास लगभग कुछ नहीं मिलता। 1-2 घटक दलों के कोई तो कोई सीट भी नहीं मिली है। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप भाजपा के वेबसाइट है जो ऑफिशियल, उस पर जाइए, वहाँ लिखा हुआ है मोदी 3। उन्होंने 3 दिन के भीतर एनडीए नाम भी अपनी वेबसाइट से हटा दिया, जबकि अब तक एनडीए बोल रहे थे। भाजपा वेबसाइट पर इस समय बैनर हेडलाइन लगी हुई है मोदी 3 सरकार। तो उन्होंने एक दो अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। जी सिद्धार्थ, आपका इस पे क्या कहना है कि हम इसे किस तरह से देखें कि ये एनडीए के जो घटक दल हैं वो इसे कैसे लेंगे या हम कैसे देखें इसे? इसमें 3 बातें हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी साहब का जो अपना रवैया है, उनका जो अपना रुख है, ये एक ऐसे शख्स हैं जो ईगोटिस्टिकल हैं। मेगालोमेनियक अंग्रेज़ी में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, और जितना ज़्यादा वो अपने बारे में बात करें, अपनी प्रशंसा करें, वो हमेशा उनको कम लगता है। ऐसा शख्स जो है आखिर एंड में वो फाइनली मोदी सरकार का ही जिक्र करेंगे। हालांकि पिछले 10 दिन में एक विश्लेषण भी मैंने देखा जहाँ पे गिनती की गई कि मोदी, क्योंकि हमेशा अपना नाम स्वयं लेते हैं, तो ये थोड़ा सा कम हो गया है उनकी भाषणों में और एनडीए शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हकीकत वही है जो आशुतोष जी कह रहे हैं कि ये आदमी, ये जो मोदी साहब हैं, ये मोदी सरकार ही चलाना चाहेंगे। लेकिन सवाल आपका ये है कि घटक दल जो हैं, जो एलाइज हैं, ये किस हद तक इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। और ये मुझे लगता है कि दूसरी बात हम आ जाते हैं कि इनका जो एक रुख है बीजेपी के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति, वो एक अंग्रेजी में लफ्ज़ है तो ट्रांजैक्शनल। नायडू साहब पहले भी मोदी सरकार का एक हिस्सा रहे थे 2017-18 में, फिर वो निकल गए क्योंकि उनको आंध्र प्रदेश के हवाले से जो केंद्रीय सरकार से जो सहायता उनको चाहिए थी, जो फाइनेंशियल फिस्कल पैकेजेस चाहिए थे, जो नए अपना जो कैपिटल सिटी बनाने के लिए जो उनको मदद चाहिए थी, वो शायद उनको उस हद तक नहीं मिली थी, इसलिए वो नाराज़ होकर चले गए। उनको लगा भी कि आने वाले चुनाव में हम जीत जाएंगे, जो हुआ नहीं। उनका डिमांड मुझे लगता है कि आज भी लगभग वही है। 5 साल में आंध्र प्रदेश के अंदर कैपिटल सिटी का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। ये नायडू साहब की नज़रों में अमरावती को डेवलप करने का एक सुनहरा मौका है, और वो पूरी तरह से मुझे लगता है कि उनका फोकस यही रहेगा कि मैं कहीं ना कहीं अपना एक स्टैंप आंध्र प्रदेश में छोड़ूं एक नए कैपिटल के रूप में। इसलिए ये उनकी प्राथमिकता होगी। हाँ, उनका अपना विचारधारात्मक और सियासी मतभेद बीजेपी के साथ हैं, और मुझे लगता है कि जो हिंदुत्व एजेंडा मोदी साहब का है उससे जो है ये इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन क्या वे सरकार से निकलना चाहेंगे, क्या वे बीजेपी के साथ रिश्ता तोड़ना चाहेंगे अगर नरेंद्र मोदी उन कुछ ख़ास मुद्दों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा मुझे डाउट है।
सेम नीतीश कुमार जो है उनका स्पेशल पैकेज वाली जो मांग है, और फिर जो कास्ट सेंसस को लेके कुछ मतभेद हैं बीजेपी के साथ, लेकिन ये भी मुझे लगता है कि बीजेपी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो मोदी साहब उस हद तक एनडीए बनेंगे जहाँ तक वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के जो रीजनल डिमांड्स हैं उनको वो अकोमोडेट करेंगे। अगर जिस दिन नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को और संघ परिवार के एजेंडा की आलोचना करना शुरू करेंगे या मतभेद जो है वो इजहार करें, उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत पैदा हो सकती है, जो आज के दिन में एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 or 2 years मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े डिफरेंसेस नज़र आएंगे। जिसकी वजह से जो तीसरा मैं पॉइंट रखना चाह रहा हूँ वो ये कि ये सरकार मोदी सरकार की रहेगी या एनडीए सरकार की रहेगी, ये मुझे लगता है कि विपक्षी दल जो अब पार्लियामेंट में हैं उन पे डिपेंड करेगा। और दूसरी बात की जो अफसरशाही और जो जुडिशरी है, जो अदलिया हिंदुस्तान का कोर्ट सिस्टम, अभी तक उन्होंने नरेंद्र मोदी के सारे जो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल एजेंडा है उसको अकोमोडेट करते गए हैं। लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद क्या कोर्ट्स, स्पेशली हायर जुडिशरी का रवैया कुछ अलग सा होगा? अफसरशाही, पुलिसकर्मियों का, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ का, अभी तक तो वो बिना देखे, बिना सोचे समझे मोदी साहब के इशारे पे, अमित शाह के इशारे पे काम कर रहे हैं। क्या उनको अब संविधान और संवैधानिक जो उनकी अपनी ड्यूटीज़ हैं क्या वो याद आएंगी? मुझे लगता है कि कंस्ट्रेंट शायद इन चीज़ों से ज़्यादा, और फिलहाल नीतीश कुमार और शिंदे ग्रुप और चिराग पासवान जी और नायडू से उनसे कम आएगा, या लेकिन 1.5 साल के बाद हो सकता है सिचुएशन बदल जाए। आपने बात की कि जब तक रीजनल डिमांड्स उनकी रहती हैं तब तक, कल ही बयान था, लगातार कहा जा रहा था, भाजपा के नेता हमेशा से समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात करते आए हैं। कल उन्होंने जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं केसी त्यागी, उनका कहना था कि वो ध्यान दिलाना चाहेंगे कि इस पे कंसेंसस की ज़रूरत है। तो जब राष्ट्रीय मुद्दा है ये, वो लगातार ये भाजपा नेता कहते हैं, ऐसे मुद्दे जब उठते हैं और उस पर जब किसी सहयोगी दल की तरफ से कहा जाता है कि कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है, पर जो सरकार संसद में मुट्ठी भर सांसदों के साथ में बिना किसी भी बहस के नियम कानून पारित करती आई है, क्या हम उससे कंसेंसस की उम्मीद कर सकते हैं? सवाल दुरुस्त है आपका, आशुतोष जी बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि चतुराई के मामले में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक और पे यूसीसी की बात करते हैं, उत्तराखंड का जो मॉडल कानून है सो कॉल, वो भी देख लीजिए, लेकिन उसमें बताइए आदिवासी जो हिंदुस्तान का 10% है, 8.5% ऑफिशियली 10% के आसपास है, उनको आपने हटा दिया उसमें से। तो आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड की परिभाषा में यूनिफॉर्म आपने हटा दिया। तो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ उनको लगता है कि नीतीश कुमार और या नायडू यूसीसी के सवाल से किसी या उसके किसी पहलू से ऑब्जेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई तरीका या रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन मतलब कि मोदी साहब का जो एक एजेंडा है, जो संघ परिवार का एजेंडा है, उस एजेंडा से ये लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे, और सवाल उठेगा फिर नायडू और नीतीश पे और बाकी जो एलाइज है कि भाई वो क्या करना चाहेंगे। जी आशुतोष, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पिछले कुछ दिनों से केसी त्यागी जैसे 2-4 लोगों के जो कोट्स आ रहे हैं उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। मुझे इस समय कम से कम, आगे क्या स्थिति है बदलेगी नहीं पता है, इस समय नहीं लगता कि ये घटक दल ऐसी किसी स्थिति में हैं कि यह बहुत ही निर्धारित संगठित होकर मोदी का एजेंडा बदल सकते हैं। जैसा कि सिद्धार्थ जी ने कहा, जहाँ जहाँ मोदी को लगेगा कि उनको अकोमोडेट किया जा सकता है बगैर हिंदुत्व एजेंडा से कॉम्प्रोमाइज़ किए, वो एनडीए की ओर झुक जाएंगे, नहीं तो वो अपने एजेंडा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं इन 2-4 घटकों के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, आज से 1 साल बाद क्या एक घटक अभी भी स्वतंत्र रह पाएंगे या टूटकर भाजपा में शामिल हो चुके होंगे? हमें ये भी देखना है। इसको लेकर मेरे मन में बहुत इनफैक्ट मीनाक्षी जी, एक सवाल जो अभी तक कम से कम पब्लिक डोमेन में इसका जवाब नहीं मिला है कि लोकसभा स्पीकर कौन बनेंगे। शुरू में बातें सुनने में आई कि तेलुगु देशम और नीतीश कुमार दोनों एक तरह से ये मांग उठा रहे हैं। हो सकता है कि मंत्रिमंडल में कोई बहुत सीनियर पोजीशन उनको नहीं मिला, शायद ये वजह है कि वो अभी भी स्पीकरशिप की मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि स्पीकरशिप की जो उनकी डिमांड है, ये बहुत ज़रूरी इनकी डिमांड है, न सिर्फ जेडीयू और टीडीपी को स्वयं अपने आप अपनी रक्षा करने के लिए, क्योंकि जैसे आशुतोष कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस अभी तक इन्होंने
राज्य स्तर पे या स्टेट लेवल पे इस्तेमाल किया है ऑपोजिशन गवर्नमेंट्स को तोड़ने के लिए और ऑपोजिशन पार्टीज़ को तोड़ने के लिए। महाराष्ट्र में हुआ, अलग अलग जगहों पे उन्होंने किया है। अगर ये राष्ट्रीय स्तर पे पार्लियामेंट के अंदर ये हंगामा या ये खेल शुरू कर दें तो टीडीपी जेडीयू जो है वो अपने आप को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि स्पीकर अगर भारतीय जनता पार्टी का हो तो सारे जो रूलिंग्स हैं जो इस चीज़ को फैसिलिटेट करते हैं। महाराष्ट्र में देखिए कि किस तरह से स्पीकर ने इतना एक पार्टिजान रोल प्ले किया, 1-1.5 साल तक सवाल को लटकाते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको टोका, फाइनली जो है वो कोर्ट का भी फैसला उनके खिलाफ ही गया, लेकिन इट वाज टू लेट टू डू एनीथिंग। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर टीडीपी या जेडीयू स्पीकरशिप ग्रैब कर ले, इससे न सिर्फ वो ये दो पार्टीज अपने आप को बचा लें, लेकिन इससे ज़्यादा उनकी जिम्मेदारी फिर बनेगी कि पार्लियामेंट जो पिछले 10 साल से ठीक से चला नहीं है, मतलब आप पार्लियामेंट का कोई भी मापदंड देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन टाइम में प्रधानमंत्री कितने दफ़ा आते हैं, कितनी दफ़ा सवालों का जवाब देते हैं, डिबेट्स किस प्रकार की होती हैं, किन चीज़ों का रेफरेंस स्टैंडिंग कमेटी या ये सेलेक्ट कमेटीज़ में होती हैं। इतने सारे कानून जो है पास हुए जिस पे चर्चा ही नहीं हुई, रिव्यू नहीं हुआ, विपक्षी दलों विपक्ष के जो सदस्य हैं उनको उठा के एक्सपेल किया जाता है। तो पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस का इस कदर वायलेशन हुआ है पिछले 10 साल से, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का वैसे स्पेशली ओम बिरला के कार्यकाल में मुझे लगता है कि इनसे पहले जो थी, मतलब वो थोड़ा सा एक ओल्ड स्कूल मैडम महाजन जो है उनका एटीट्यूड थोड़ा सा अलग था, लेकिन ओम बिरला जी के टाइम में इतना जो है इन्होंने इस पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन को उसके साथ खिलवाड़ किया है। तो टीडीपी या जेडीयू के हाथ में अगर ये आ जाए, और दूसरी बात कि डेप्यूटी स्पीकर हमेशा रहा है कि पार्लियामेंट में एक डेप्यूटी स्पीकर का एक पोस्ट होता है, उसको जो है आपने फिल नहीं किया, और वो अपोजिशन का हमेशा होता है। तो ये चीज़ें अगर पार्लियामेंट कम से कम पटरी पे आ जाए दोबारा, तो ये भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार, एनडीए सरकार, नाम आप कुछ भी कहिए, मोदी का इरादा वही है, लेकिन अगर आपको एक सिस्टमेटिक और एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से चलाना आप चाहती हैं पार्लियामेंट को, तो फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का रोल बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि टीडीपी या जेडीयू वो मांग उठा रहा हो। कई मांगे उठी थी, बहुत सारे हम लोगों ने देखी थी, अटकलें लगाई जा रही थी कि बहुत सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है जिनकी मांग जेडीयू और टीडीपी दोनों की तरफ से आई थी। क्या इतना आसान होगा नरेंद्र मोदी इतनी आसानी से, या उनकी कैबिनेट या उनके जो टॉप लीडरशिप है वो अग्री हो जाएंगे लोकसभा स्पीकर का पद किसी सहयोगी दल को देने के लिए? देखिए, कहा जा रहा है कि जैसे डी पुरंदेश्वरी का नाम लिया जा रहा है, आंध्र प्रदेश से जो सीनियर बीजेपी के एमपी हैं, कि वो पद उनके लिए छोड़ा गया है, क्योंकि काफ़ी लोग हैरान है कि उनको कैबिनेट में अकोमोडेट नहीं किया गया। महिलाओं की बहुत बड़ी कमी है, मतलब इस मंत्रिमंडल में विमेन मिनिस्टर्स और विमेन कैबिनेट मिनिस्टर्स, मतलब इट्स क्वाइट डिसग्रेसफुल। तो ये एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है, लेकिन देखिए, इरादा मोदी साहब का तो वही रहेगा कि मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, और इसकी वजह यह भी है कि दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि ये कमज़ोर मैंडेट लेके आए, तो वो हर दिन इस बात को साबित करना चाहेंगे कि भाई कुछ नहीं बदला। जैसे उन्होंने किसी टीवी चैनल से कहा, मैं तो हैरान हूँ जी, तो कि आप कह रहे हैं कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, ज्यों का त्यों वही मंत्रिमंडल वही सब कुछ। लेकिन याद रखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को रखा गया, जो बीजेपी के मेंबर नहीं थे। अगर वाजपेयी जी के कार्य और उनके कार्यकाल में पोखरण जैसा फैसला लिया गया, तो ये जो टेंडेंसी है मोदी साहब के कार्यकाल में कि एनडीए के नाम पे बीजेपी सब कुछ डोमिनेट करेगा, ये इनका एक अप्रोच है ये। और मुझे लगता है कि आज शायद इतना बड़ा अंतर्विरोध का इशू नहीं बनेगा, लेकिन आने वाले दिनों में अवश्य बनेगा। और जेडीयू और टीडीपी जो है, बाकी भी जो एलाइज हैं, देखिए महाराष्ट्र के चुनाव के बाद अगर शिंदे ग्रुप और अजीत पवार ग्रुप जो है वाइप आउट हो जाते हैं, तो इससे जो है महाराष्ट्र का इक्वेशन भी बदल जाता है। तो डेफिनेटली जो मुश्किलें हैं, जो एक कमज़ोर मैंडेट है, इसकी कीमत जो है मोदी साहब को आज नहीं तो 1 साल 1.5 साल के बाद अदा करनी पड़ेगी। जी, वैसे आवाज़ें तो उठ रही हैं, महाराष्ट्र के नेता भी बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नेता भी बोल रहे हैं, त्रिपुरा के नेता भी बोल रहे हैं। कैबिनेट को लेकर तो उन लोगों ने डिससैटिस्फैक्शन जाहिर किया है, पर वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो काउंटर कर सकें।
अब बात करते हैं भाजपा के अंदर से विरोध की, या भाजपा का जो यहाँ पर हम देखते हैं आरएसएस जो उसका गुरु है, वहाँ से जो आ रही हैं आवाज़ें। मोहन भागवत कहते हैं कि भाजपा के नेताओं को अहंकार नहीं करना चाहिए था, जिस भी तरीके के उनके बयान आए, ऑर्गेनाइज़र में लेक आया। आप इस तरीके को, आपने जब ग्राउंड से रिपोर्ट की थी चुनाव के दौरान, तो आपने बताया था कि जो संघ के कार्यकर्ता हैं उनमें एक तरीके की असंतुष्टि दिखाई पड़ रही है। अब चुनाव के नतीजे आने के बाद में इन दोनों बयानों के प्रकाश में आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एकदम स्पष्ट देखा था। कई सारे संघ के कार्यकर्ताओं से बात की थी, उन्होंने नाम बताने से इनकार करते हुए कहा था कि हम इस बार चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने यह भी उदाहरण दिया था, मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा, कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो हमने कितने ज़ोर शोर से देश भर में माहौल बना दिया था, लेकिन चुनाव के लिए हम पूरा विड्रॉ कर गए। तो संघ का एक बहुत बड़ा फैक्शन वह मोदी से नाराज़ था इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, जो कि हमने देखा कि ऑर्गेनाइज़र का जिस लेख का आपने उल्लेख किया है वहाँ भी वो लक्षित होता है, प्लस मोहन भागवत के भाषण में भी होता है। लेकिन इसके बावजूद यह समझ लेना कि संघ और भाजपा में फूट पड़ गई है, अब संघ मोदी को डिथ्रोन कर देगा, अपदस्थ कर देगा, मेरे ख्याल से ऐसा भी नहीं होगा। ये अंततः एक परिवार की या एक विचारधारा की आंतरिक संघर्ष हैं जो वह देर सवेर उस पर काबू पा लेंगे। आप अटल बिहारी वाजपेयी का भी आप समय लें, मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय को याद कीजिए। दत्तोपंत ठेंगड़ी जो से बहुत बड़े प्रचारक हुआ करते थे, वे जंतर मंतर पर धरना देने के लिए आ गए थे, लेकिन इसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी को समूचा संघ अपना प्रचारक मानता रहा। हाँ, उनके तो उससे अब अगर आप आज देखें तो भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने संघ को इतना कुछ दिया है पिछले 2 सालों में, इतना सशक्त बनाया, समर्थ बनाया है। मैंने आंकड़ों के साथ लिखा था कुछ दिन पहले कि संघ की जो सदस्यता है मोदी सरकार के आने के बाद कई गुना अधिक बढ़ गई। कितनी बड़ी मात्रा में संघ की शाखाओं में बढ़ोतरी हुई मोदी सरकार के आने के बाद। तो संघ आखिर कैसे छोड़ देगा? आलोचना चलती रहेगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भागवत और मोदी ने दोनों ने एक साथ काम किया है। एक समय दोनों एक साथ एक ही राज्य में प्रचारक हुआ करते थे। तो ये एक ही गुट के, एक ही परिवार के 2 लोगों की लड़ाई है। और आखिरी बात मैं यहाँ कहूँगा, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि संघ का एक तबका इस समय अफसोस भी कर रहा है कि हम प्रचार में क्यों नहीं गए, था तो वो हमारा ही। तो वो नाराज़ है, आक्रोश है, लेकिन वो परिवार के भीतर का ही आक्रोश है, उसका बाहर कोई पार्टी पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतना दीर्घगामी नहीं। देखिए, मैं अग्री करता हूँ आशुतोष जी से कि एक तरह से एक अंतर्विरोध किसी भी संगठन में आपको देखने को मिलता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और मुझे लगता है कि संघ परिवार की, अगर हम फिरका प्रस्ती या सांप्रदायिकता को एक ओर पे छोड़ें, ये एक ऐसा संगठन है जिसने कभी भी एक शख्सियत या कल्ट पर्सनैलिटी को तूल नहीं दिया, मतलब इनकरेज नहीं किया। ये अलग बात है कि गुरुजी और गोलवालकर, मतलब ये जो पहले जो रहे थे, लेकिन किसी पिछले आप 50-60 साल में देख लीजिए, किसी भी सरसंघचालक या किसी भी लीडर को एक लार्जर देन लाइफ तरीके से पेश नहीं किया गया। और जिस तरह से मोदी साहब अपना स्वयं प्रचार करते हैं, जिस तरह से लार्जर देन लाइफ उनको बनाया गया कि सारे फैसले इन्हीं के नाम पे, गारंटी उनसे, सरकार उनकी, ये कहीं ना कहीं संघ परिवार की जो एक अप्रोच है उससे फ़र्क, मतलब वो अग्री, बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे। दूसरी बात कि कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी के अलावा एक डिक्टेटोरियल जो तरीका है मोदी साहब का, फैसले लेने का तरीका, बाकी लीडरों को नज़रअंदाज करने का तरीका, तो ये भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को अच्छा नहीं लगता है। आपने वो वीडियो भी देखा होगा बनारस से, जहाँ पे एक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाई मोदी साहब कैसे जीत गए बनारस से, इनको तो हारना चाहिए था। और वो कह रहे हैं कि आप मुझे सूली पे चढ़ा दो, लेकिन मैं कभी भी इत्तेफाक नहीं रखूँगा कि ऐसी पार्टी से मुझे अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा चाहिए। तो ये सब चलता है बीजेपी के अंदर, आरएसएस के अंदर। ये अंतर्विरोध एक इसकी सीमा है, लेकिन और कोई भी आरएसएस या बीजेपी के अंदर इसको ज़्यादा जो है वो आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि जितना जो है आरएसएस का जो आइडियोलॉजी है, उसकी जो अपनी एजेंडा है, जितना आगे मोदी साहब ने उसको बढ़ाया है, शायद कोई भी नहीं कर पाता। तो ये मुझे लगता है कि ये डिफरेंसेस रहेंगे। लेकिन एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इससे मैं थोड़ा सा एक तरह से मैं आई लाइक टू स्टे ऑन गार्ड।
ये चुनाव जो है, ये मोदी जी की हार, मैं मानता हूँ कि इसकी उनकी हार है। और हार का कारण ये नहीं है कि उनके खेमे के लोगों ने पूरी तरह से उनकी मदद नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लॉजिक कि वे मोदी इसीलिए हारे क्योंकि आरएसएस ने कहीं ना कहीं अपना हाथ पीछे कर लिया या योगी ने अपना हाथ पीछे कर लिया, मतलब ये उनकी हार इसलिए हुई क्योंकि हिंदुस्तान के लोग भारी मात्रा में नाराज़ थे। उनको चाहिए था कि भाई बेरोज़गारी पे तवज्जो होना चाहिए, महंगाई पे तवज्जो होना चाहिए। ये बार बार जो है हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स, इससे कुछ हासिल नहीं होता है। और मुझे लगता है कि ये एक जो फैसला था भारत के लोगों का कि भाई डिवाइसिव पॉलिटिक्स और डाइवर्सिटी पॉलिटिक्स को हम इंकरेज नहीं करेंगे, ये वर्डिक्ट वहाँ से आया है। मेरा मानना है कि आरएसएस पूरी अपनी जान भी लगा लेती इस पे, इस रिज़ल्ट में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आने वाला था, क्योंकि मोदी सरकार की नीतियाँ जो है ये इसको लोगों ने फोकस करते हुए वोट दिया। तो मैं समझता हूँ कि इस पे मतलब आरएसएस बनाम बीजेपी, आरएसएस बनाम मोदी, हमारी नज़र उस पर रहनी चाहिए और इसके बारे में जानकारी और इल्म हमको रखना चाहिए। लेकिन ये इतना भी बड़ा इशू नहीं है और इतना भी बड़ा इशू नहीं बनेगा जितना कि कहीं न कि मोदी सरकार को अस्थिर बनाएगा या एक तरह से एक संकट का एक या प्रॉब्लम का एक केंद्र बन जाए उनके लिए। आप जब बात करते हैं कि अंतर्विरोध हैं या फिर उनकी आपसी चलती रहती है, जेपी नड्डा साहब जब भाजपा अध्यक्ष जो थे अभी तक, उनका ये कहना था कि वो अपने आप अब पार्टी जो है इतनी सक्षम हो चुकी है, हमने इसका जिक्र किया था, और इसे लेकर भी संघ के कार्यकर्ता नाराज़ थे। आज की स्थिति में उड़ीसा के जो सीएम जिनको अपॉइंट किया गया है वो भी संघ से ही आते हैं, वो भी प्रचारक रहे हैं और बिल्कुल वहाँ से वो पहुँचे हैं संघर्ष करते हुए, जो कहा जा रहा है कि वो सीएम पद तक पहुँचे हैं। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा अध्यक्ष भी ऐसे ही व्यक्ति को अब नया चुना जाएगा क्योंकि नड्डा साहब मिनिस्ट्री संभालेंगे, तो ऐसी स्थिति में कोई जो आरएसएस से आया हो, जो संघ से ज़्यादा करीबी रखता हो। आप क्या लगता है आपको कि ऐसा भाजपा करेगी? देखिए, भाजपा के पास तो लगभग सारे जो बड़े नाम हैं उनका प्रधानमंत्री वही प्रचारक है, वे आज तक उसे प्रचारक ही कहते हैं। आप किसी भी संघ के कार्यकर्ता से बात कीजिए, वो ये नहीं, वो प्रधानमंत्री बाद में हैं, वो हमारे प्रचारक हैं। तो ये और क्या करेगी वो, उसके पास वहीं से उसका जो टैलेंट पूल है, अगर मैं शब्द का इस्तेमाल करूँ मैं, तो उनका टैलेंट पूल संगठन से आता है, वो शाखाओं से आता है। और जो संघर्ष जिसका जिक्र किया आपने, जैसे अभी ये वो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि मांझी साहब जो उड़ीसा के सीएम हैं, संघर्ष का एक पॉइंट ये भी था कि ग्राहम स्टेन्स के कातिलों की रिहाई के लिए, दारा सिंह के रिहाई के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया। तो ये बताइए, ये नरेंद्र मोदी साहब तय करें, अमित शाह जी तय करें कि भाई क्या हिंदुस्तान को ये मतलब कि क्या ये एक अच्छा इमेज है, एक अच्छा जैसा आशुतोष जी ने कहा, यही तो टैलेंट पूल है उनका, ये उनके लिए क्रेडेंशियल है कि वो इस तरीके के किसी प्रदर्शन का हिस्सा थे। नड्डा जो कह रहे हैं, नड्डा खुद कहाँ से आते हैं? ये जयराम ठाकुर जो थे, पिछले जो मुख्यमंत्री थे हिमाचल के, वो खुद संघ के कार्यकर्ता थे, उसके बाद एबीवीपी के कार्यकर्ता बने। तो इनका कार्यकर्ता नॉन संघ कहाँ है? गिने चुने होंगे शायद कोई। जी, यानी कि ये अपने आप को आरएसएस से अलग करके तो नहीं ही देख सकते हैं अभी भाजपा के लोग। उठते तो वहीं से हैं, उसी शाखा से उमड़ कर आते हैं ना ये। जी, आखिरी सवाल इस मुद्दे पर है कि विपक्ष की भूमिका को आप दोनों कैसे देखते हैं कि अगली जो ये सरकार अब चलेगी, नया जो संसद का सत्र होगा, उसमें विपक्ष कहाँ है, उसे क्या करना चाहिए, कैसे देखना? देखिए, वो सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हम एक बार कहते हैं ये डन एंड डस्टेड हो चुका है इनका आपस का मसला, तो विपक्ष और सिविल सोसाइटी आगामी 2 साल में, और भी कम कहूँ तो 1 साल में, किस तरह संगठित होकर इनके सामने चुनौती दे पाती है पार्लियामेंट पर, खासकर विपक्ष। अगर इंडिया गठबंधन जिस तरह से उसने चुनाव लड़ा, 300 सीट पर लड़ा, मेरे ख्याल से 400 पर भी लड़ सकते थे मिलकर, अगर वह अपनी एकता बरकरार रख पाते हैं आगामी 1.5 साल में, तो वे एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे। चुनौती ये सही है कहना, हम कहते हैं, मुझे लगता है रेटोरिकल भी है कि जनता ने इस बार वोट एक नए विपक्ष के लिए दिया है। अगर ये है, अगर इस रेटोरिक को रियलिटी में तब्दील करना है, तो उस विपक्ष को एकजुट होकर संसद में और सड़कों पर उतरना पड़ेगा। उसके बगैर वे चुनौती प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। सिद्धार्थ, आप इसे कैसे देखेंगे? 3 चीज़ें रखना चाहूँगा। एक तो संसद के अंदर शायद इंडिया अलायंस को, जैसे यूके में, कुछ और देशों में एक शैडो गवर्नमेंट एक चीज़ होती है जहाँ पे सरकार को की आलोचना करने के लिए, सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए अलग अलग इशू अलग अलग जो टॉपिक्स होते हैं वो आप किसी को असाइन करते हैं
कोई शैडो फॉरेन मिनिस्टर हो गया, कोई शैडो फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, जिनकी जिम्मेदारी है कि जब इन इश्यूज़ पे चर्चा उठेगी तो वो जम के एक फैक्चुअल और एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से वो बयान दे पाए। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर अगर इंडिया गठबंधन ये उनके पास जो 234 सीट हैं, मुझे लगता है कि आपस में ये एक तय कर लें कि भाई फॉरेन पॉलिसी पे, फाइनेंस पे, कल्चरल इश्यूज़ पे, लॉ पे किसी को आप डेजिग्नेट करें और सारे पार्टीज़ को इन्वॉल्व करें ताकि एक पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी, यूनाइटेड स्ट्रैटेजी बने। दूसरी बात कि चुनाव आने वाले हैं हरियाणा में, महाराष्ट्र में, ये टेंशन का भी सोर्स हो सकता है। जैसे हरियाणा में अगर आप देखें तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहा लोकसभा चुनाव में, मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी इतना इसको वेलकम नहीं करेगा असेंबली इलेक्शन में, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम अकेले जो है इसको ले पाएंगे। और शायद अगर ले भी लें तो राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया अलायंस पे इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पे भी थोड़ा सा उनका ध्यान जाना पड़ेगा कि आप स्टेट लेवल इलेक्शंस किस तरह से लड़ रहे हैं। और ये जो स्वाभाविक लड़ाई होगी प्रदेशों में, इसकी परछाई पार्लियामेंट में नहीं आनी चाहिए। मतलब कि मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस नेशनल लेवल पे उनका एक यूनाइटेड फ्रंट बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है, स्टेट्स पे कुछ भी हो। तीसरी बात की इश्यूज़ को लेके बहुत आसान है आने वाले दिनों में, क्योंकि जैसे हमने कहा कि नरेंद्र मोदी अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करने वाले हैं और इसलिए वो बहुत अच्छा वो टारगेट भी बनेंगे। मतलब आप उनकी जितनी आलोचना करेंगे वो कम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इश्यूज़ पे इंडिया अलायंस अगर फोकस करे कि अगर सरकार की जो पर्यावरण वाली नीति है, सरकार की जो किसानों के प्रति, रोज़गार के प्रति अलग अलग जो चीज़ें हैं, इस पे इश्यूज़ पे अगर इंडिया अलायंस फोकस करे और एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फैक्चुअल तरीके से सरकार के पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएं, तो देश की जनता भी देखेगी कि हाँ भाई ये सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो आलोचना करना जानते हैं या सिर्फ मोदी को निशाना बना रहे हैं। वास्तव में इनके पास कहने के लिए कुछ है और मुद्दे हैं, और मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी अगर इंडिया अलायंस अपना ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगली बात जो हम करेंगे वो करेंगे हम जम्मू कश्मीर की। लगातार दावे किए जा रहे थे कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद में, सूबे का विशेष दर्जा हटने के बाद, उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद में वहाँ शांति आ गई है। जब पिछली बार हमने कश्मीर के बारे में इसी शो में बात की थी, तब हमने बताया था कि कैसे सरकार ने लगातार ये क्लेम किया है कि जो वोटिंग का बढ़ा हुआ आंकड़ा है, लोग जो निकल कर आ रहे हैं वो उसके फैसले से खुश हैं इसलिए वो वोट कर रहे हैं। हालांकि नतीजों में वो नज़र नहीं आया और पिछले 4 से 5 दिनों में 4 आतंकी हमले हो चुके हैं। तो ये जो सरकार का अपने फैसले को लेकर जो उनका दावा था और जो शांति का कि टेरर फंडिंग रुक गई है तो शांति आ जाएगी, आतंकवाद की कमर टूट गई है, अब हम उसे कहाँ देखें? उन दावों के बरक्स जो रियलिटी है वो बहुत अलग हो गई है। सरकारी क्लेम्स मुझे लगता है कि पूरी तरह से ये फॉल्स साबित हुई हैं। वहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुआ है, वायलेंस जो है हम देख रहे हैं कि इसको उरूज तो नहीं कह सकते, लेकिन पिछले 10 एक दिन में जिस तरह से हो रही है, जो असुरक्षता, इनसिक्योरिटी का जो माहौल वादी कश्मीर में और जम्मू रीजन में दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि ये सरकारी पॉलिसीज़ की फेलियर को दर्शाता है। ये जो क्लेम्स किए गए कि भाई 370 हटा देंगे, और 370 से ज़्यादा आप ये मत भूलिए मीनाक्षी जी की केंद्रीय रूल, डायरेक्ट सेंट्रल रूल अब शायद 7-8 साल होने को हैं। महबूबा मुफ्ती की सरकार जो है वो शायद 2017 या 18 में, तो तब से 6 साल हो गए हैं मुसलसल आपका केंद्रीय रूल है। तो ये भी आप नहीं कह सकती कि भाई इनएफिशिएंट स्टेट गवर्नमेंट है या ये डायरेक्टली अमित शाह साहब चला रहे हैं। और अब 370 भी आपने हटा लिया, उसके 5 साल हो गए। इसलिए मुझे लगता है कि तमाम जो उनके जो क्लेम्स हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, सब मतलब सारी बातें इनकी झूठ साबित हुई हैं। और जिस चीज़ पे थोड़ा सा हमको तवज्जो देना पड़ेगा वो ये कि अगर कुछ एरिया से लोग अगर क्लेम करें कि भाई अब हिंसा बढ़ रही है, चुनाव हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये मत बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट का डेडलाइन है कि सितंबर के एंड तक आपने चुनाव करने हैं। तो ये अब ये बात शुरू हो जाए कि देखिए हिंसा बढ़ रही है, चुनाव कैसे करें। मणिपुर जैसे प्रदेश में अगर आप कर पाए, मणिपुर जैसे प्रदेश में जहाँ पे पिछले साल में 250 या 300 लोग मारे गए हैं, अलग अलग इलाकों में जहाँ हिंसा चल रही है, अलग हिंसा अभी भी चल रही है, 300 लोग मारे गए एक साल में। एक तरह से स्टेट का पार्टीशन हुआ है,
लेकिन वहाँ पे आप चुनाव कर पाए। तो कश्मीर में भी आपको चुनाव करना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आप किस मतलब कि जो प्रदेश का जो दर्जा है, मुझे लगता है कि सरकारी फैसला कि भाई प्रदेश का दर्जा और प्रदेश बने तो कैसा प्रदेश बने, अगर ये फैसला चुनाव के नतीजों पे निर्भर करेगा कि भाई अगर आपके अपने चुनिंदा लोग जीत के आ जाते हैं तो तब आप पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। लेकिन अगर हकीकत कुछ और है, अगर लगभग वही चुनाव के नतीजे आए जो लोकसभा में आए, जहाँ पे आपके सारे आपके प्रॉक्सी जो है फेल हो गए, फिर आप कहेंगे कि नहीं इसको तो यूनियन टेरिटरी रखेंगे, या अगर हम दर्जा देंगे तो दिल्ली से कम या पौंडीचेरी टाइप का हम दर्जा देंगे, तो ये भी बहुत गलत बात होगी। आपने जो सवाल उठाया कि कैसे घाटी पे पहले निशाना बनाया जाता, अब लगातार देखा जा रहा है सुरक्षा बलों के कैंप्स को निशाना बना रहे हैं। और अभी एक तीर्थयात्रियों की बस, जब हम जानते हैं कि बहुत तीर्थयात्री होते हैं, आगे आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा भी होने वाली है, ऐसे में जम्मू तक आ जाना, जिसको कहा जाता था कि वो एक टेरर फ्री रीजन है, तो टेरर फ्री रीजन में अगर जम्मू में लगातार हम देख रहे हैं तो ये क्या दिखाता है? अब तक आप घाटी को कहते थे कि घाटी में पनाह दी जाती है उन्हें, पर जम्मू के लिए क्या कहा जाएगा? मीनाक्षी जी, हकीकत यह है कि जो हिंसा है, इसका जो लिंक आपने 370 के साथ बनाया, ये गलत बात थी। और जम्मू कश्मीर का हर एडमिनिस्ट्रेटर, हर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इस बात को अच्छी तरह जानता था, समझता था कि भाई इसका कोई लिंक नहीं है। आप 370 लागू करें, हटा दें, हिंसा ज्यों का त्यों हिंसा से डील करने के लिए आपको एक ऑफकोर्स सिक्योरिटी पॉलिसी आपको चाहिए, आपको पॉलिटिकल पॉलिसी चाहिए। इस सरकार ने पॉलिटिकल पॉलिसीज़ छोड़ दी हैं और सिक्योरिटी पॉलिसी आपने ऐसे फॉलो किए हैं जहाँ पे आप लोगों को एलिनेट कर रहे हैं। देखिए पूंछ, पिछले दिसंबर में पूंछ जैसे इलाके में जहाँ के लोगों ने पिछले 20-30 साल से आर्मी की मदद की, और आपने उन फैमिलीज़ को टारगेट किया, उनके कुछ लड़कों को टॉर्चर किया, मतलब उनका डेथ भी हुआ, और आखिरकार रक्षा मंत्री को वहाँ जाके माफ़ी भी मांगनी पड़ी। तो अगर आपकी ये पॉलिसी है सिक्योरिटी थ्रेट को डील करने के लिए कि आप लोगों को एलिनेट कर रहे हैं, तो जाहिर है कि ये बात फैलेगी। और इसलिए जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो अपनी जगह अभी है, आपको डील करना पड़ेगा। लेकिन पॉलिटिकल इनिशिएटिव जो जम्मू कश्मीर पिछले 70-80 साल से मांग रहा है, और जो कांग्रेस सरकार ने भी नहीं दी ठीक से, और आप भी नहीं दे पा रहे हैं, इस पे जो है आप अपना ध्यान नहीं देना चाहते हैं। आप बस जय जयकार करने की हमारी नीति सक्सेसफुल हुई, टर्नआउट क्या ऊंचा हो गया आपका। मतलब ये जो टर्नआउट था इस इलेक्शन में, ये 70s या 80s के चुनाव में भी देखने को मिला, 60s के चुनाव में भी देखने को मिला। तो तब 370 लागू था। इसका मतलब कि 370 जो है ये आपका कंस्ट्रेंट नहीं था, वो कंस्ट्रेंट कुछ और था, और आपने सोल्यूशन कुछ और निकाला है। आखिरी सवाल शोका आपसे करती हूँ मैं, ये जिस तरीके के अटैक्स हैं, आप कश्मीर विधानसभा चुनाव, जैसा कि सिद्धार्थ कह रहे हैं कि वो तो होने ही हैं, आपको लगता है कि क्या ये जो हमले हुए हैं या इस तरीके की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, ये असेंबली इलेक्शंस को प्रभावित कर पाएगी? देखिए, भाजपा तो जितना मैं अंदर समझ पा रहा हूँ उनको, वो इस फिराक में है कि अगर ये थोड़ा सा कुछ और हो जाए तो इसका बहाना बनाकर वो असेंबली इलेक्शन फिर टालने की बात शुरू कर दें। हाँ, लेकिन उससे पहले एक दो बात और कहूँगा। रियासी को हमें जहाँ जो नया पिछली बार हमला हुआ, हमें सोचना चाहिए वो LOC के पास भी नहीं है। हाँ, और इलाकों जहाँ हो, और ये 90 के दशक में गढ़ हुआ करता था, उसके बाद से नहीं है। तो ये सही है कि स्थिति गंभीर है। हाँ, जैसे सिद्धार्थ जी ने कहा कि सिक्योरिटी पोजीशन इस समय ठीक नहीं है, लेकिन इस पर बार बार जोर देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, मैं भी कह दूंगा, क्योंकि मैं 370 हटने के तुरंत बाद गया था जम्मू कश्मीर, कई दिन रहकर आया था। ये सिर्फ एक बोगी थी, भाजपा का कोट अनकोट पेंडिंग एजेंडा था कि इसके हटाने के बाद राज्य में शांति आ जाएगी। हम जानते हैं किस तरह से सारी सिविल लिबर्टीज़ को वहाँ ध्वस्त कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया, और उसका नतीजा ये है, मैं तो कहना चाहूँगा कि आज हम जम्मू के जो LOC से बहुत अंदर का इलाका है, वहाँ भी अटैक होता देख रहे हैं। भाजपा पूरी संभावना है कि इसका फ़ायदा उठाकर असेंबली इलेक्शन को फिर से डिले करना चाहेगी। यहीं लेकिन इंडिया गठबंधन की यूनिटी का पहला टेस्ट होगा। मेरे ख्याल से गठबंधन का सबसे पहला टेस्ट है। एक तो महाराष्ट्र इलेक्शन है ही है, मुझे लगता है उससे कहीं बड़ा टेस्ट है
क्या वे कश्मीर पर एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करवा पाते हैं कि नहीं, कि हमें सितंबर से पहले, सितंबर तक तो डेडलाइन है, इसका अर्थ ये नहीं कि हमें 31-30 सितंबर को करवाना है, हम जुलाई में भी करवा सकते हैं, अगस्त में भी करवा सकते हैं। पहला उनका टास्क होना चाहिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके वहाँ इलेक्शन के नोटिफिकेशन आए और वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो। जी, आप दोनों हमारे साथ शो में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।